साथियों नमस्कार। साथियों, अगर आप यूएस में रहना चाहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, तो आपके पास लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए होने चाहिए और आप वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं। जी हाँ, ट्रंप चचा जो डेली एक नया ऐलान कर देते हैं, दुनिया में एक नया भूचाल ला देते हैं, अब ये कुछ नया लाए हैं। अब इनका कहना है कि भई पहले जिस तरीके से हम लोग सिटीजनशिप दिया करते थे, अब वो तरीका नहीं चलेगा। अब एक नया तरीका हम लेके आए हैं। आप यूएस आइए, यूएस में लगभग $5 मिलियन इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद तुरंत सिटीजनशिप ले लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 साल रुकना पड़ेगा, 5 साल रुकना पड़ेगा, 10 साल रुकना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा दो, सिटीजनशिप लो। जब ऐसा अनाउंसमेंट होगा, तो दुनिया में कई लोग होंगे जो सिटीजनशिप लेना चाहेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका की जो अभी जीडीपी है, वो लगभग-लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास है, 30 से थोड़ा ऊपर है। और अमेरिका पर जो कर्ज है, वो लगभग-लगभग $35 ट्रिलियन है। यानी कि उसकी इकोनॉमी के साइज से भी ज़्यादा कर्ज है अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका को ये कर्ज चुकाना है और ट्रंप चचा एक बिजनेसमैन है, एक बनिया आदमी है, तो बनिया आदमी ने दिमाग लगा दिया। बनिया आदमी ये जानता है कि पैसा आता कैसे है। इनको पता है कि अमेरिका इस समय ग्रेट है, पैसे वाला है, हर तरह की सुविधाएं हैं, तो दुनिया का हर आदमी अमेरिका में आकर के रहना चाहता है और सिटीजनशिप लेना चाहता है। हमने जो तरीके निकाल रखे हैं, उससे उसे जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना कुछ ऐसा करें कि दुनिया में पैसे वाले लोग अमेरिका में आ जाएं, यहाँ पर सिटीजनशिप ले लें और अमेरिका को पैसा मिल जाए। अगर दुनिया में 1 करोड़ लोग भी आ गए ना इस तरह से और आ जाएंगे, इतना अनुमान है ट्रंप चचा का, अगर 1 करोड़ लोगों ने भी इस तरह से सिटीजनशिप ले ली, तो अमेरिका के पास $50 ट्रिलियन रुपया आ जाएगा। रुपया नहीं, डॉलर। इस तरह से वो न सिर्फ अपना कर्ज चुका देगा, बल्कि उसके पास सरप्लस भी हो जाएगा। इसे कहते हैं बनिया बुद्धि। ये जो इलॉन मस्क और ट्रंप चचा लंबे समय से लगे हुए ना, कुछ ना कुछ गुफ्तगू करने में, ये प्लानिंग चल रही है। ट्रंप चचा जो ये स्कीम लेकर के आए हैं, इसे बोलते हैं गोल्ड कार्ड। इससे पहले अमेरिका में सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए आपको ग्रीन कार्ड लेना पड़ता था और ग्रीन कार्ड के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था, कई सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करना पड़ता था। अब आप देखिए कि ये मिलता कैसे है ग्रीन कार्ड, और अब ये गोल्ड कार्ड के रूप में किस तरह से मिला करेगा। फर्ज कीजिए आपको अमेरिका जाना है, तो आपको पहले लेना पड़ेगा एक वीजा। वीजा होता है, आप इंडिया में जाएंगे, दिल्ली में अमेरिका की एम्बेसी होगी, वहां जाकर के आप अपना पासपोर्ट दिखाएंगे। आप कहेंगे कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं आपके देश यूएस जाना चाहता हूं। वो कहेगा क्यों जाना चाहते हैं। आप कहोगे कि भाई या तो मैं घूमने जाना चाहता हूं, तो आपको दूसरे तरीके का वीजा दिया जाएगा। आप कहोगे मैं काम करने जाना चाहता हूं, तो दूसरे तरीके का दिया जाएगा। आप कहोगे मैं जो है एक इमिग्रेंट हूँ, यहाँ मैं परेशान हो रहा हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है, सब कुछ सब लोग मेरे वहीं रहते हैं, इस वजह से जाना चाहता हूँ, तो दूसरे तरीके का दिया जाएगा। आपसे पहले पूछा जाएगा कि आपका पर्पस क्या है, फिर आपको खंगाला जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए और लौटने का पैसा आपके पास नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चले गए और वहां आपने जाकर के धमाका कर दिया। पूरी आपकी जांच पड़ताल होगी, उसके बाद आपको वीजा दिया जाएगा। वीजा का मतलब एक परमिशन कि हाँ आप अमेरिका आ सकते हैं। ये वीजा कई प्रकार के दिए जाते हैं। इनमें दो बड़ी कैटेगरीज हैं, एक इमिग्रेंट्स और एक होता है आप वर्क के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं। इमिग्रेंट का मतलब है कि या तो आप अपने देश से निकल करके यूएस में जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, या आप वहाँ अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे हैं। मान लीजिए कई बार क्या होता है, किसी घर में परिवार में किसी का बेटा यूएस में नौकरी कर रहा होता है, वहीं शादी कर लेता है, वहीं उसके बच्चे हो जाते हैं। अब माँ बाप यहाँ पे अकेले पड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें भी बुला ले, तो ये माँ बाप को बुला लेता है, तो ये इमिग्रेंट वीजा में आता है। तो ये एक कैटेगरी है। दूसरी वाली है वर्किंग वाली। वर्किंग में भी कई सारी क्लासेस हैं। उनमें कौन कौन सी क्लासेस हैं, मैं आपको बड़ी जल्दी से बता देता हूँ, बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, मोटा मोटा बता देता हूँ। एक है एच कैटेगरी। एच में क्या होता है, एक H1B वीजा है, जो आपने बहुत सुना होगा, भारतीय लोग लेकर के जाते हैं। हर साल अमेरिका बोलता है कि आज हम इतने लोगों को H1B वीजा देंगे। कई बार लॉटरी निकलती है, कई बार कोई और क्राइटेरिया लोग निकाल लेते हैं। लिमिटेड लोगों को मिलता है, ये नहीं कि जितने आना चाहते हो उतने आ जाओ ना, पहले पूछा जाता है। H1B वीजा बड़ा रेयर है, उन लोगों को मिलता है जिनको स्पेशल एक्सपर्टीज है, किसी कोई डिग्री कोर्स कर रखा है, कोई स्किल डेवलपमेंट उनके पास है, कुछ ना कुछ ऐसी उनके पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, जिससे कि वहां जाकर के वो स्किलफुल वर्क कर सकते हैं। ऐसे लोगों को H1B वीजा मिलता है। इसमें आपको हो सकता है कि यूएस के किसी एम्प्लॉयर ने आपको ऑफर दिया हो कि आइए हमारे यहाँ नौकरी करिए। ऐसा भी हो सकता है कि वहां पर जो है किसी बड़े संस्थान ने आपको बुलाया हो कि आइए आपकी एक्सपर्टीज से ये चीज में, तो आपको H1B वीजा मिल जाएगा। ऐसे ही H2 होता है, H2A और H2B। ये दिया जाता है फॉर सीजनल और पीक लो टेम्पररी वर्कर्स इन एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर सेटिंग। जनरली दीज डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द ईयर। ये वाला जो है ना,
H1B वीजा, ये जनरली आपको 3 साल तक के लिए दिया जाता है, लेकिन बढ़ा करके 6 साल तक किया जाता है मैक्सिमम। ये जो H2A और H2B है, ये सीजनल है कि भाई अचानक से वहाँ पर पता चला कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है और वहाँ पर वर्कर कम पड़ रहे हैं, भारत से बुलाने पड़ रहे हैं, तो भारत से लोग जाएंगे, उनको ये वाला वीज़ा दिया जाएगा। टेम्परेरी होता है, सीजनल होता है, ठीक है। फिर आता है आई वीजा। आई वीजा किसके लिए दिया जाता है? फॉर एनी एलिजिबल मेंबर ऑफ द फॉरेन प्रेस इंक्लूडिंग रिपोर्टर, फिल्म क्रूज, एडिटर और सिमिलर ऑक्यूपेशन रिप्रेजेंटिंग फॉरेन मीडिया आउटलेट सच एज प्रिंट, रेडियो, फिल्म और अदर टेलीविजन थिंग्स। यानी कि मान लो कोई यहाँ से एक्टर जाना चाहता है, फिल्म की शूटिंग करनी है उसे, उसके साथ पूरी टीम जा रही है, डायरेक्टर जा रहे हैं, न्यूज़ वाले जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जा रही हैं, तो आई वीज़ा मिलता है। एल वीज़ा उन लोगों को मिलता है जो टेम्परेरी तौर पर ट्रांसफर हो रहे हैं किसी एक कंपनी से उसकी दूसरी ब्रांच में। मान लीजिए भारत में नौकरी करते थे, अब भारत की उस कंपनी ने कह दिया कि आपका ट्रांसफर हम अमेरिका कर रहे हैं, तो साहब उसको भेज दिया जाएगा। इसमें आपको L1A, L1B दिया जाता है, दोनों की अपनी अपनी कंडीशन है। अच्छा, जितनी आसानी से मैं बता दे रहा हूँ उतनी आसानी से मिलता नहीं है ये। इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, बहुत इसमें क्राइटेरिया देखे जाते हैं, बड़ा मुश्किल पड़ता है साहब। फिर आता है ओ वीजा। ये उनको दिया जाता है जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल एबिलिटीज हैं, अचीवमेंट्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज में। जैसे मान लीजिए किसी उद्योगपति को, अडानी को जाना है, उनको दिया जाएगा। सचिन तेंदुलकर को जाना है, उनको दिया जाएगा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। इधर देखें पी वीजाज। दीज वीजाज आर फॉर दोज हु एक्सेल इन परफॉर्मेंस, एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक एंडेवर्स एंड पीपल हु अकम्पनी दीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। इसमें आपके इवेंट बेस्ड ड्यूरेशन के लिए कोई जाना चाहता है, किसी का कॉन्सर्ट है, कोई एथलीट है, वो जा रहा है किसी तरह से, तो उनको ये दिया जाता है। अब आप कहेंगे इसमें और जो है आई वीज़ा में क्या अंतर है? तो वही मैं बता रहा हूँ, बारीकियाँ हैं, बड़ा मुश्किल से ये कंफर्म हो पाता है कि आप इस सेक्टर में जाएंगे या इस सेक्टर में जाएंगे। अच्छा, ये वाला है तो आपको ये वाला वीज़ा, ये वाला है तो आपको ये वाला वीज़ा। उनकी बहुत ज़्यादा बारीक लाइन्स हैं, बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये आपका पी वीज़ा हो गया। आर वीज़ा दिया जाता है extended to non-immigrants, religious workers who are members of religious denominations that holds official non-profit status in US। कोई ऐसा रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस बैकग्राउंड का व्यक्ति जो वहाँ पर किसी एनजीओ वगैरह में काम करता है, यूएस में जाना चाहता है, तो उसको आर वीज़ा दिया जाता है। ऐसे ही टीएन नाफ्टा वीज़ा होता है। ये जो अमेरिकन कंट्रीज हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उन कंट्रीज के लोगों को दिया जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि साहब दो तरह के वीज़ाज़ हैं। एक नॉन इमिग्रेंट्स को जो काम के लिए जाना चाहते हैं, एक इमिग्रेंट्स को जो कि किसी से मिलने गए, रहने गए, बसने गए, ये सारी चीज़ें। ये लोग हैं, इनकी अलग-अलग कैटेगरीज़ हैं। H1B है, H2A है, H3 है, L है, J है, I है, O है, P है। बहुत हैं, हर किसी में जानने की ज़रूरत है नहीं और हर किसी को बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं। देखिए, फिर आता है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला H1B वीज़ा, जो मैंने आपको बताया। आप मान लीजिए किसी कंपनी में नौकरी करने गए, कंपनी वाले ने आपको बुलाया कि यूएस आइए नौकरी करिए, तो आपको जो वीज़ा दिया जाएगा वो H1B वीज़ा दिया जाएगा। आप चले गए, आप रह रहे हैं, लंबे समय तक रहते रहे आप। जब आपको 5 साल, 10 साल हो गए और आप वहाँ के सारे क्राइटेरियाज़ को फुलफ़िल कर रहे हैं, यूएस को लग रहा है कि आपकी वजह से यूएस को फ़ायदा हो रहा है, उसके सारे बॉक्सेस पर आप टिक कर रहे हैं, तब यूएस सोचता है कि अच्छा आपको चलिए ग्रीन कार्ड दे देते हैं। तो H1B वीज़ा वाले को तब ग्रीन कार्ड मिल जाता है, यानी कि अब वो यूएस नागरिकता की ओर बढ़ गया। समझ गए? दूसरा तरीका होता है यूएस में नागरिकता प्राप्त करने का, वो है आपका EB-5 वीज़ा। ईबी की भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं, इनमें से एक होता है EB-5 वीज़ा। ये वीज़ा अगर आपको चाहिए, तो आप एक ऐसे इमिग्रेंट होने चाहिए जो यूएस में जाकर के निवेश करना चाहते हैं। आपने कहा कि मैं यूएस में जाकर के लगभग 8 लाख डॉलर का निवेश करना चाहता हूँ। आप गए, आपने निवेश किया, आपने कम से कम 10 लोगों को नौकरी दी, ये क्राइटेरिया है, कम से कम 10 लोगों को नौकरी दी और फिर आप 5 साल तक वहाँ पर निवेश के ज़रिए यूएस का फ़ायदा कराते रहे, आपका भी फ़ायदा होता रहा। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तब आपने कहा कि मुझे ग्रीन कार्ड चाहिए, फिर देखा जाएगा आपका सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, फिर आपको ग्रीन कार्ड दे दिया जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान तरीका है, कारण है आसान इन द सेंस ज़्यादा इसमें आपको छूट मिलती है। अगर आपको EB-5 वीज़ा मिल गया, तो आप यूएस की किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी से जुड़ सकते हैं, यूएस से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं और यूएस में आप किसी भी एरिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको फ्रीडम ज़्यादा मिलती है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। और जो H1B वीज़ा है, वो लिमिटेड है। आप जिस कंपनी में गए हो, उसी कंपनी में काम करोगे। आपको जो एरिया अलॉट हुआ है, वहीं रहोगे। ये नहीं है कि आप यूएस से कनाडा उड़ गए, कनाडा से कहीं भी उड़ गए ना, बड़े रिस्ट्रिक्शंस है उसमें। इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसमें आपको आज़ादी ज़्यादा है, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल है।
प्लस इसमें आपको पैसा देना पड़ता है लगभग 8 लाख US डॉलर। 8 लाख US डॉलर को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये बनता है करीब 6 से 7 करोड़ रुपए आपको अपने निवेश करने थे। पिछली बार जब ट्रंप आए थे सत्ता में तो ट्रंप ने ये बोला था कि भाई देखिए ये जो अमाउंट है ये बहुत कम है, इसको बढ़ा करके मैं 1.8 मिलियन कर दे रहा हूँ। तो उन्होंने 1.8 मिलियन डॉलर कर दिया। फिर यूएस के कोर्ट ने इसे जो है बदल दिया, कहा कि नहीं नहीं जो पहले है वही रखिए। तो पहले भी दो क्राइटेरिया थे, एक ये थे कि अगर आप किसी स्पेसिफिक ऐसे क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं जो यूएस का विकास हुआ नहीं है उस क्षेत्र में, या वो क्षेत्र पिछड़ा रह गया है, तो आप 8 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 0.8 मिलियन। और अगर आप किसी नॉर्मल जगह पर करना चाहते हैं तो लगभग लगभग 1 मिलियन डॉलर आपको निवेश करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर 5 साल तक रहना पड़ेगा, फिर बाकी चीजें। अब डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि भाई देखो ये जो तुम पैसा इसके तहत देते थे लगभग 1 मिलियन डॉलर के आसपास, अब वो बढ़ा करके कर दिया गया है 5 मिलियन डॉलर। और दूसरी बात, इसमें आप पैसा भी दे रहे थे, आपको रुकना भी पड़ रहा था लगभग 5 6 साल तक, उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड मिल रहा था। अब हम ये कह रहे हैं कि पैसा दो आप 5 गुना, 5 मिलियन डॉलर दो, और आते ही सिटीजनशिप ले लो, कोई रुकना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। ये अंतर है। ऐसा करने से क्या होगा साहब, वहां पर इन्वेस्टमेंट आएगा, वहां पर पैसा आएगा, और यूएस का जितना भी कर्ज है वो सबका सब चुकता हो जाएगा। ये दिमाग लगाया है ट्रंप ने। अब इससे भारत को क्या नुकसान होगा साहब? भारत को नुकसान ये होगा कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो करोड़पति हैं, 40 50 करोड़ 45 करोड़ उनके पास हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, और हर कोई चाहता है कि उसे यूएस की नागरिकता मिल जाए। भाई कौन यूएस में जाके नहीं बसना चाहता? वो कौन ऐसे देश की नागरिकता नहीं चाहता जहां पर हर चीज नंबर वन है? हर कोई चाहता है। और एक टाइम के बाद जब लोग पैसा वैसा कमा लेते हैं प्रॉपर्टी वगैरह से, या बिजनेसमैन बड़े बड़े होते हैं, रियल एस्टेट वाले होते हैं, तो वही सोचते हैं कि भाई इंडिया में अपना बिजनेस चलता रहेगा, अपनी टीम बना रखी है अपन ने, यूएस में जाके रहेंगे। तो ऐसे कई सारे भारतीय अब यूएस में जाकर के बसने का सोचेंगे, और दुनिया के कई लोग सोचेंगे। इससे क्या होगा, जो लोग भारत में रह रहे थे या भारत में रह के सोच रहे थे कि यहीं पर निवेश करें चलो, या यहीं पर जो है चीजें करते हैं आगे, यहीं पर खर्चा करते हैं, अब वो यूएस में चले जाएंगे। और हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का विदेश जाना लगभग बढ़ गया है, क्योंकि भारत में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा टैक्सेस देने की वजह से यहाँ पर उनकी कमाई बचती नहीं है, और यहाँ पर उनको लॉसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए लोगों ने भारत से माइग्रेट करके अब दूसरे देशों में बसना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें लोगों का सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन जो भी बना है वो है दुबई। इसलिए आप देख रहे होंगे आजकल यूएई काफ़ी चर्चा में रहता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतीय यूएस में रहते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके बाद रहते हैं तो यूएई में रहते हैं। यूएई में क्यों रहते हैं? बगल में है, सस्ती फ्लाइट है, हाल चले जाओ, वहाँ पे कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। जितना किराए का आप घर वगैरह यहाँ लेते हो, मान लो कि सेलिब्रिटी टाइप का आदमी है, जितना किराया वो यहाँ देता है उतना ही वो वहाँ दे देगा। थोड़े समय बाद ये होगा कि वो उसको खरीद भी लेगा। यहाँ कोई सेलिब्रिटी है, वो किराया भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, 10 तरह के झमेले में पड़ा हुआ है, इतना ही पैसा वो वहाँ खर्च कर रहा है, कोई झमेला नहीं है, बगल का यूएई है, जब आना है तब भारत आ जाओ, जब आना है तब चले जाओ। यूएई में 25 से 30% जो पॉपुलेशन है वो भारतीयों की हो गई है। तो जो लोग अभी यूएई को पसंद कर रहे थे, जो छोटे मोटे सेलिब्रिटीज थे, टेलीविजन आर्टिस्ट हो गए, छोटे मोटे फिल्म वाले हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, ऐसे लोग जो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं, वो यूएई सेटल हो रहे थे। अब जो थोड़े इनसे ऊपर वाले हैं वो यूएस जाके सेटल हो जाएंगे। तो भारत से माइग्रेशन बढ़ जाएगा दूसरे देशों में, भारत को नुकसान है। भारत इससे कैसे इंप्रूव कर सकता है, इस सिचुएशन से भारत कैसे बचाए? भारत को अपने यहाँ पर नियम कायदे कानून और ज्यादा लचीले करने पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे जिससे कि लोगों को यहाँ रहने में मजा आए। टैक्सेशन कम करना पड़ेगा। माना कि 12.5 लाख रुपए तक की जो टैक्स में छूट दे दी है सरकार ने इस बार मिडिल क्लास को, लेकिन जो ऊपर वाला क्लास है वो अभी भी टैक्स दे रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स उस पर लगता है, 30% तक टैक्स उस पर लगता है, और यूएई में बिल्कुल नहीं लग रहा। तो वो कौन सा ऑप्शन चुनेगा? जाहिर सी बात है यूएई। इसीलिए सरकार को चाहिए कि जो ऊपर वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके लिए भी सोचें, उनके लिए भी कुछ बदलाव करें। सरकार को चाहिए कि यहाँ पर जैसे कि सरकार धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट को आसान बना रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कर रही है, इसको और आसान कर दे, जिससे कि लोग बाहर जाके बिज़नेस खोलने के बारे में ना सोचें। और भारत सरकार को ये भी चाहिए कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई लेकर के आए, विदेशी कंपनियों को यहाँ लेकर के आए, जिससे कि लोग यहीं पर रह कर के काम करें और यहीं खर्चा करें, तो लोगों का पैसा भारत की इकोनॉमी में ही रहेगा। समझ गए आप? तो आप क्या समझे, जो पहले ग्रीन कार्ड दिया जाता था, अब क्या दिया जाएगा? गोल्ड कार्ड। पहला पॉइंट। दूसरा क्या समझे, जो दो पॉपुलर वीजा थे वो कौन कौन से थे? एक तो आपको मैंने बताया H1B वीजा, दूसरा है AB5 वीजा। H1B वीजा किसको दिया जाता है? जैसे आप काम करने जाना चाहते हैं, या आप जो है पढ़ाई के बाद तुरंत जो है कुछ इंटर्नशिप करने जाना चाहते हैं, कुछ इस तरह का, जिससे कि यूएस को फायदा हो और आप थोड़े समय के लिए जा रहे हैं, तो आपको H1B वीजा दे दिया जाएगा, लिमिटेड होगा, आप उसमें लिमिटेड काम ही कर सकते हैं।
अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपका दायरा बढ़ जाता है, तो आपको EB-5 वीज़ा मिलता है। इन दोनों ही वीज़ाज़ के ज़रिए आप लंबे समय तक जब यूएस में रहते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं ग्रीन कार्ड लेने के लिए, और वो ग्रीन कार्ड की जगह अब आपको मिलेगा गोल्ड कार्ड। अब आपको यूएस का सिटीज़न बनना है, तो आप जाकर के बनिए, सीधे $5 मिलियन दीजिए, सिटीज़न बनिए। ये अंतर है। तो जियोपॉलिटिक्स अब यहाँ करवट ले रही है। देखते हैं आने वाले समय में मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मार्केट भी अब अपना रंग दिखाएगा इस तरह के ऐलान के बाद। अभी इसके और क्या क्राइटेरियाज़ होंगे, ट्रम्प चाचा इसमें और कौन-कौन से क्लॉज़ेस जोड़ेंगे, अभी इसमें 1 डेढ़ हफ्ता और लगेगा। जो मोटी-मोटी खबर है, वो मैंने आपको बता दी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।